सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे और जहाँ भी होंगे मज़े कर रहे होंगे, है ना। चलिए, आज के अध्याय में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के भाग 1 में अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है समकालीन विश्व में सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं इस अध्याय के परिचय की। मैं आपको बता दूं कि परिचय हमें क्या बताता है। परिचय हमें ये बताता है कि हमने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था और हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना। आप जानते ही हैं कि हमने पिछले अध्यायों के वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने परिचय को भी देखा था अध्याय के पहले। अब तक अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम सबसे पहले इस अध्याय के परिचय की बात करेंगे। तो देखते हैं क्या दिया है इसके परिचय में। हमें ये बताया है कि सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये जो दो शब्द हैं ना, इस प्रकार के जो शब्द हैं, आप ऐसा कह लीजिए, जब भी हम विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो इनका जिक्र आता है। और हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं या नहीं भी सोचते तो हम पता होता है ऐसा कि हमें सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों का अर्थ बखूबी पता है, मालूम है ना। लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों का अर्थ पता है? क्या हम जानते हैं कि सुरक्षा का अर्थ क्या होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ क्या होता है? इनके क्या मायने हैं? बहस हो या फिर चर्चा हो, दोनों को रोकने के लिए अक्सर ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है ना। आपने सुना होगा, कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा कहने का मकसद ये बताना होता है, ये जताना होता है कि भैया ये जो मसला है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और गुप्त भी है और इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती। अब आप सोचते होंगे कि ये अजीब विडंबना है। क्यों नहीं हो सकती भाई? हम तो लोकतंत्र में रहते हैं। हम ऐसी फिल्में भी देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और ख़तरनाक सा प्रतीत होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानव सुरक्षा 7 तालों के भीतर की कोई चीज़ हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रखी जा सकती। सुरक्षा के बारे में हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है ना। सुरक्षा क्या है? भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है? ये तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो अध्याय होने वाला है ना, इसमें हम इन्हीं सब सवालों पर बहस करेंगे, यानी चर्चा करेंगे। और इसमें सुरक्षा को समझने के 2 नज़रिए आप देखेंगे, 2 नज़रियों की चर्चा की जाएगी और इस बात पर जोर दिया जाएगा इस अध्याय में कि जो अलग अलग संदर्भ हैं, स्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है भैया, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नज़रिया बदलता है। ठीक है ना। अच्छा, इस चित्र को ज़रा ध्यान से देखिए जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये चित्र में कई सारे चित्र समाये हुए हैं। क्या क्या प्रतीत होता है आपको? कुछ कलर्ड फोटोज़ हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट है, कुछ रंगीन है, कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट दिख रहे हैं आपको। देखेंगे आप, इन आँखों में इंतज़ार दिखाई दे रहा है आपको, है ना। जो पहला चित्र है, देखिए यहाँ पर आपको संघर्ष में जीवन नज़र आ रहा होगा इन तस्वीरों में, है ना। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ना, ये 2 अलग अलग पहलुओं को दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। कुछ चित्रों की अगर बात करें तो वो ग्वेटामाला में चल रहे जो गृह युद्ध हैं उसके हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि माताएं जो हैं वो युद्ध में जो उनके बच्चे खो गए हैं उनका इंतज़ार कर रही है और युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद किया जा रहा है। कुछ चित्र बांग्लादेश के भी हैं और उसमें बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा से पैदा हुई असुरक्षा को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि परिचय हम समझ गए हैं, चित्रों को भी हमने देख लिया जो इस अध्याय के संदर्भ में हमारे सामने दिए हुए थे। अब बात करते हैं अध्याय के सबसे पहले बुनियादी प्रश्न या शीर्षक की, जो क्या है, जो है कि सुरक्षा क्या है। देखिए, खतरे से आज़ादी जो है ये सुरक्षा का एक बुनियादी अर्थ है ना। मानव का जो अस्तित्व है, या कह लीजिए कि किसी देश का जो जीवन है, खतरों से भरा हुआ होता है ना। और इसका मतलब क्या फिर ऐसा निकाला जा सकता है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाए? क्योंकि भैया, जैसे अगर हमारे देश पर कोई खतरा है तो देश
में सुरक्षा व्यवस्था भी तो है, लेकिन उसके बावजूद भी खतरा है, तो ये तो देश की सुरक्षा पर खतरा हो गया है ना। आदमी जब भी अपने घर से बाहर कदम निकालता है तो उसके अस्तित्व या फिर जीवन यापन के तरीकों को किसी न किसी अर्थ में खतरा ज़रूर होता है। अब यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया है तो फिर हमारी दुनिया में तो हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही सवाल नज़र आने लगेंगे, है ना। देखिए, किताब में जो भी दिया हो आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए। जब हम बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, सड़क पर होते हैं, तो क्या हम खतरे में नहीं होते? सोच कर देखिए, किसी एक की जरा सी लापरवाही हमारे लिए जान का खतरा भी बन सकता है। हमारी अपनी लापरवाही हमारे लिए और दूसरों के लिए जान का खतरा बन सकता है ना। इसी कारण यहाँ पर लिखा है, जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका ये कहना है कि केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। तो अब यहाँ पर एक सवाल बन जाता है। सवाल क्या बन जाता है? सवाल ये है कि किसके केंद्रीय मूल्य? क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य? आम स्त्री पुरुषों के केंद्रीय मूल्य? क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाली सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक? इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है ना कि ये खतरे कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं, कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या हर खतरे को सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है? जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती हो। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोज़मर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हर जगह हमें खतरे नज़र आएंगे। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी, ऐसी जिसकी पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें तो ठीक है ना, लेकिन फिर भी हमें दोस्तों ये स्वीकार कर लेना चाहिए क्या कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। आप कहेंगे भुलैयादार धारणा? तो मैं कहूँगा कि मिसाल के लिए हम ये पूछ सकते हैं ना कि क्या सदियों या फिर दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है? ऐसा हो तो आश्चर्यजनक है। क्यों है आश्चर्यजनक? क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज़ बदलती रहती है। फिर हम यह सवाल भी तो कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा की एक जैसी धारणा रहती है? ये बात भी हजम नहीं होती है ना, और बड़ी आश्चर्यजनक भी लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग लगभग हमारे देश की जनसंख्या सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते हैं। ऐसे में आपको ये जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है दोस्तों। आइए सुरक्षा की इन विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि 2 नज़रिए देखने को मिलेंगे, यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा। सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक धारणा यानी बाहरी सुरक्षा की। अधिकांश रूप से यहाँ पर यह बताया गया है शुरुआत में कि अधिकांश रूप से जब हम सुरक्षा के विषय में कुछ पढ़ते हैं ना, या फिर हम सोचिए कि सुन रहे होते हैं, तो हमारा सामना जो है ना वो सुरक्षा की कुछ पारंपरिक या फिर कह लीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में अगर हम बात करें तो क्या क्या सुनने को मिलता है? सैन्य खतरे जैसे शब्द, है ना। तो सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक भी माना जाता है। अब इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा ही मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश की केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। भाई अभी तो हमने ऊपर पढ़ा था ना कि केंद्रीय मूल्यों को खतरा ही खतरा होता है, उसी को बचाना जो है वो सुरक्षा का काम है कि भाई केंद्रीय मूल्यों को खतरा ना पहुँचे, है ना। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि कोई जो दूसरा देश है, दूसरा मुल्क है, वो सैन्य हमले की धमकी देता है और जो खतरा है केंद्रीय मूल्यों के लिए उसको पैदा करता है।
दोस्तों, सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है। शायद ही कभी ऐसा हो कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो या मर जाएं या मारे जाएं। अभी हाल फिलहाल में आप रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की खबरों से परिचित होंगे, देख रहे होंगे, है ना। सिर्फ सैनिकों को खतरा है क्या वहाँ? क्या आम लोगों के जीवन को खतरा नहीं है? आप कहेंगे कि आम लोगों के जीवन को ही असल मायनों में खतरा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया है कि आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है और अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का जंग का निशाना बनाया जाता है। उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है ना। दोस्तों, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। आप कहेंगे वो कौन से हैं? समझिएगा। आत्मसमर्पण करना, दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, या फिर युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने से बाज आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि यह हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और पीछे हट जाए, या फिर हमलावर को पराजित कर देना। दोस्तों, युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने या फिर उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। अब परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। कोई देश दोस्तों जब अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे छोटे हैं तो कुछ बड़े, इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से उसे खतरा हो सकता है। मिसाल के लिए, कोई पड़ोसी देश संभव है यह ना कहे कि वह हमले की तैयारी में जुटा है, हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता हो, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, ये बिल्कुल भापा जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इसी वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है। कोई सरकार दूसरे देशों से शक्ति संतुलन का पलड़ा अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करती है। जो देश नज़दीक हों, जिनके साथ अनबन हो या जिन देशों के साथ अतीत में लड़ाई हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर ख़ास तौर पर जोर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। मैं आपको बता दूं, पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और सैन्य हमले को रोकने या उससे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप भी मिलता है, और ऐसे गठबंधनों को यह बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। दोस्तों, किसी देश या गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर भी तो आधारित होते हैं, है ना। और मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रीय हितों के बदलने पर गठबंधन भी बदल जाते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल, किताब में है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, इसने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन दिया, लेकिन ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अलकायदा नामक समूह के आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन क्या किया, उस पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों, सुरक्षा की परंपरागत धारणा में ये माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर जो खतरा है ना, वो उसकी सीमा के बाहर से होता है। इसकी वजह है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इसमें क्या है कि इस निर्मम मैदान में ऐसी कोई केंद्रीय ताकत नहीं है जो देशों के व्यवहार, उनके बर्ताव पर अंकुश रखने में क्या हो, सक्षम हो। किसी देश के भीतर हिंसा के खतरों से निपटने के लिए एक जानी पहचानी व्यवस्था होती है, इसे सरकार कहते हैं, है ना। लेकिन विश्व राजनीति में ऐसी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं जो सबके ऊपर है। यह सोचने का लालच ज़रूर हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी सत्ता है अथवा ऐसा बन सकता है।
बहरहाल फिलहाल अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सदस्य देशों का दास है और इसके सदस्य देश जितनी सत्ता इसको सौंपते हैं और स्वीकारते हैं उतनी ही सत्ता इसे हासिल होती है। अतः विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है। आप कहेंगे सर पीछे क्यों जा रहे हैं, इस चित्र पर गौर कीजिए। जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो सोचिए बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं। हमारे पास ये कहने के क्या आधार हैं कि परमाणविक हथियारों से लैस कुछ देशों पर तो विश्वास किया जा सकता है परंतु कुछ पर नहीं। वही जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं पारंपरिक धारणा यानी आंतरिक सुरक्षा की। इतनी बातों को पढ़ने के बाद हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर कौन सा कि क्या सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, अगर किसी देश के भीतर रक्तपात हो रहा हो, खून बह रहा हो अथवा ऐसा होने की आशंका हो तो वह देश फिर सुरक्षित कैसे हो सकता है। यह बाहर के हमलों से निपटने की तैयारी कैसे करेगा जबकि खुद की अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित नहीं है। इसी कारण सुरक्षा की परंपरागत धारणा का ज़रूरी रिश्ता अंदरूनी सुरक्षा से भी है। समझिएगा, दूसरे विश्व युद्ध से तो हम सभी परिचित हैं, है ना। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पहलू पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। तो इसका कारण यही था कि दुनिया के अधिकांश ताकतवर देश अपनी अंदरूनी सुरक्षा के प्रति कमोबेश आश्वस्त थे। हमने पहले कहा था ना कि संदर्भ और स्थिति को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक सुरक्षा ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार बनी चली आ रही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे हालात और संदर्भ सामने आए कि आंतरिक सुरक्षा पहले की तुलना में कहीं कम महत्व की चीज़ बन गई। सन 1945 के बाद ऐसा जान पड़ता कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सीमा के अंदर एकीकृत और बात करें तो शांति संपन्न है। अधिकांश यूरोपीय देशों, खासकर ताकतवर पश्चिमी मुल्कों के सामने अपनी सीमा के भीतर बसे समुदायों या वर्गों से कोई गंभीर खतरा नहीं था। इस कारण इन देशों ने अपना ध्यान सीमा पार के खतरों पर केंद्रित किया। इन देशों के सामने बाहरी खतरे आखिर क्या थे, यहाँ पर फिर हमें संदर्भ और स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, है ना। हम इस बात को जानते हैं दोस्तों कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर चला और इस दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट और सोवियत संघ की अगुवाई वाला साम्यवादी गुट एक दूसरे के आमने सामने थे, है ना। सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों गुटों को अपने ऊपर एक दूसरे से सैन्य हमले का डर था। इसके अतिरिक्त कुछ यूरोपीय देशों को अपने उपनिवेशों में उपनिवेशीकृत जनता से खून खराबे की चिंता सता रही थी। अब ये लोग आज़ादी चाहते थे। इस सिलसिले में हम यह याद करें कि 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम या फिर कह लीजिए कि सन 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन को केन्या से जूझना पड़ा, है ना। अब समझिए इस पैराग्राफ में क्या दिया है साथियों। उपनिवेशों ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया, है ना, और उनके जो सुरक्षा सरोकार है वो अक्सर यूरोपीय ताकतों के समान ही थे। कुछ नव स्वतंत्र देश यूरोपीय ताकतों के समान शीत युद्धकालीन गुटों में एक न एक के सदस्य बन गए। ऐसे में इन देशों को जोर पकड़ते शीत युद्ध की चिंता करनी थी और दूसरे खेमे में जाने वाले अपने पड़ोसी देश या दूसरे गुट के नेता संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ से दुश्मनी ठाननी थी या अमेरिका अथवा सोवियत संघ के किसी साथी देश से बैर मोलना था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें से आप कह लीजिए कि 1/3 युद्धों के लिए ना शीत युद्ध ही जिम्मेदार रहा है साथियों। इनमें से अधिकांश युद्ध तो तीसरी दुनिया में हुए। जिस तरह विदा होती औपनिवेशिक ताकतों को उपनिवेशों में खून खराबों का डर सता रहा था ना, उसी तरह से आज़ादी के बाद कुछ उपनिवेशित मुल्कों को डर था। कौन सा डर था? कि उनके यूरोपीय औपनिवेशिक शासक जो है ना वो कहीं उन पर हमला न बोल दें। ऐसे में इन मुल्कों को एक साम्राज्यवादी युद्ध से अपनी रक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले 2 मायनों में बहुत ही विशिष्ट थी। एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देश से सैन्य हमले की आशंका थी और दूसरे इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। इन देशों को सीमा पार से खतरा तो था ही, खासकर पड़ोसी देशों से भी था। इसके साथ ही भीतर से भी खतरे की आशंका थी।
अनेक नव स्वतंत्र देश, संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ अथवा औपनिवेशिक ताकतों से कहीं ज़्यादा अपने पड़ोसी देशों से आतंकित थे। मैं आपको बता दूं कि इनके बीच सीमा रेखा और भू क्षेत्र या फिर कह लीजिए आबादी पर नियंत्रण को लेकर या एक एक करके सभी सवालों पर झगड़े हुए हैं, है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा। अगला राष्ट्र बनाने पर तुले अंदर के अलगाववादी आंदोलनों से भी इन देशों को खतरा था। कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे अलगाववादी आंदोलन को हवा दे अथवा उसकी सहायता करे तो दो पड़ोसी देशों के बीच तनाव की स्थिति बनती थी। विश्व के सशस्त्र संघर्षों में 95% अब आंतरिक युद्ध के अंतर्गत है। सन 1946 से 1991 के बीच गृह युद्धों की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई, जो पिछले 200 वर्षों में सबसे लंबी छलांग है। इस तरह पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब समझते हैं सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों को। ध्यान दीजिएगा। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में स्वीकार किया जाता है, क्या स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का जो इस्तेमाल है वो यथासंभव और बिल्कुल सीमित होना चाहिए दोस्तों, है ना। युद्ध के लक्ष्य और साधन जो है वो दोनों से इसका संबंध है। न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परिवर्ती विस्तार है। क्या कि आज लगभग पूरा विश्व ये मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा या फिर आप कह लीजिए कि दूसरों का जो जनसंहार है उससे बचाने के लिए करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नज़रिया है ना, ये जो दृष्टिकोण है, इसी के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का सीमित इस्तेमाल होना चाहिए, बहुत ही सीमित। आप समझिए कि जो युद्धरत सेना है उसको क्या चाहिए कि संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं को ना मारे। सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है। उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। बल प्रयोग तो तभी किया जाना चाहिए ना जब बाकी उपाय असफल हो गए हों, है कि नहीं। सुरक्षा की परंपरागत धारणा इस संभावना से इनकार भी तो नहीं करती कि देशों के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इनमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्या है समझिएगा, निरस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली। निरस्त्रीकरण की मांग क्या होती है कि सभी राज्य, चाहे उनका आकार, ताकत और प्रभाव कुछ भी हो, कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आ जाएं। उदाहरण के लिए 1972 की जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन BWC, या फिर 1992 की रासायनिक हथियार संधि, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन CWC। इनमें ऐसे हथियार को बनाना और रखना प्रतिबंधित कर दिया गया है। 155 से ज़्यादा देशों ने BWC संधि पर और 181 देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन दोनों संधियों पर दस्तखत करने वालों में सभी महाशक्तियां शामिल हैं, लेकिन महाशक्तियां अमेरिका तथा सोवियत संघ सामूहिक संहार के अस्त्र यानी परमाणविक हथियार का विकल्प नहीं छोड़ना चाहती थी। इसीलिए दोनों ने अस्त्र नियंत्रण का सहारा लिया। मैं आपको बता दूं कि अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने या उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका और ऐसे प्रक्षेपास्त्रों से हमले की शुरुआत की जा सकती थी। संधि में दोनों देशों को सीमित संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैनात करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि ने क्या किया, दोनों देशों को ऐसी रक्षा प्रणाली के व्यापक उत्पादन से रोक दिया। इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के भीतर लिखा है, क्या देश पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं? अगर इसमें हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो गृह रक्षा विभाग के इस आतंक मापी का इस्तेमाल करें। यह मीटर आपको बताता है कि देश पर आतंक का साया कितना घना है। इसको टेरर मीटर का नाम दिया गया है। यह मीटर हमें यही बताएगा। आतंक सूचक सुई को ऊपर दिए गए खानों में से किसी एक पर ले जाएं और आपके जानते मौजूदा खौफ की सही तस्वीर पेश करता हो। इससे पता चलेगा कि अमेरिकी जनता आतंकी हमले को लेकर कितनी आशंकित है। आतंक हमारे हर तरफ है दोस्तों, और वह कभी भी हम पर झपट सकता है। इस आतंक मापी के बूते हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना भयभीत रहना है ना। यहाँ लिखा है, सावधानी पूर्वक सुई घुमाएं। ठीक है, समझिएगा। जैसा कि हमने
अध्याय 1 में देखा। क्या देखा? अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई अन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, याद है ना आपको, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि 2 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT 2 और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी START शामिल है। दोस्तों, परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT 1968, ये भी एक अर्थ में अस्त्र नियंत्रण संधि ही थी। क्यों थी? क्योंकि इसने परमाणविक हथियारों के उपार्जन को क्या किया? कायदे कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। जिन देशों ने दोस्तों सन 1967 यानी 67 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था, उन्हें इस संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की अनुमति दी गई। जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें ऐसे हथियारों को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। परमाणु अप्रसार संधि ने परमाणविक आयुधों को क्या किया? आप कह लीजिए कि समाप्त तो नहीं किया, लेकिन इन्हें हासिल कर सकने वाले देशों की संख्या ज़रूर कम कर दी। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये बात भी मानी गई दोस्तों कि विश्वास बहाली के उपायों से देशों के बीच हिंसाचार कम किया जा सकता है। विश्वास बहाली की प्रक्रिया में सैन्य टकराव और जो प्रतिद्वंदिता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान का फैसला करते हैं। अब दो देश एक दूसरे को अपने फौजी मकसद या कह लीजिए कि एक हद तक अपनी सैन्य योजनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसा करके ये देश क्या कर रहे हैं? अपने प्रतिद्वंदी को इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि उनकी तरफ से औचक हमले की योजना नहीं बनाई जा रही। देश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को ये भी बता रहे हैं कि उनके पास किस तरह के सैन्य बल है। वे यह भी बता सकते हैं कि इन बलों को कहाँ तैनात किया जा रहा है। संक्षेप में कहा जाए तो विश्वासी बहाली की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए। कुल मिलाकर देखें तो सुरक्षा की परंपरागत धारणा मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग या फिर सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबद्ध है, जुड़ी हुई है। दोस्तों, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को कायम रखा जा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं इस प्रश्न को। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सैन्य खतरों से जुड़ी हुई नहीं है, संबद्ध नहीं है। इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले कह लीजिए व्यापक खतरे और आशंकाओं को भी तो शामिल किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों पारंपरिक सुरक्षा की धारणा के भीतर स्वीकार किए गए संदर्भों पर सवाल उठाकर कि सुरक्षा किसकी। ऐसा करते हुए क्या होता है? सुरक्षा के 3 और तत्वों जैसे किन चीज़ों की सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और सुरक्षा के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। साथियों, जब हम संदर्भों की बात करते हैं ना, तो हमारा क्या मतलब होता है पता है आपको? क्या आशय होता है कि सुरक्षा किसको चाहिए? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में भूक्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य को संदर्भी माना जाता है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में संदर्भी का दायरा बड़ा होता है। जब हम पूछते हैं कि सुरक्षा किसको, तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्ति और समुदायों या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की ज़रूरत है। अब इसी कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा या फिर कह लीजिए विश्व रक्षा कहा जाता है। मानवता की रक्षा का जो विचार है ना, वो जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्यों की सुरक्षा से बढ़कर मानता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। चूँकि कहीं कहीं पर काफ़ी सरल दिया है तो मैं खाली पढ़ दे रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको समझाना है वहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, है ना। ठीक है, समझिए, मानवता की सुरक्षा और राज्य की जो सुरक्षा है दोस्तों, वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए और अक्सर होते भी हैं। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होता। आप कहेंगे क्यों? समझिए दोस्तों, नागरिकों को विदेशी हमले से बचाना भले ही उनकी सुरक्षा की ज़रूरी शर्त है, लेकिन इतने भर को पर्याप्त नहीं माना जा सकता ना। अब सच्चाई तो क्या है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद अपनी ही सरकारों के हाथों खेत रहे। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि इसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है।
बहरहाल इस बात पर मतभेद है ठीक ठीक कौन ऐसे खतरे हैं जिनसे व्यक्तियों को बचाया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मानवता की जिस सुरक्षा की यहाँ बात हो रही है उसका संकीर्ण अर्थ जो लोग लेने वाले पैरोकारों का जोर व्यक्तियों को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाने पर होता है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफरी अन्नान के शब्दों में कहें तो ऐसे पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराबों से बचाना। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ लेने वाले पैरोकारों का तर्क है कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध, जनसंहार और आतंकवाद तथा इसके साथ मिलकर जितने लोगों को मारते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़े जाते हैं। दोस्तों, मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी शामिल किया जाता है। तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा के व्यापकतम नज़रिए में जोर अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति पर दिया जाता है। विश्वव्यापी खतरे जैसे वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू जैसी महामारियों के मद्देनज़र 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्याओं का समाधान अकेले तो नहीं कर सकता। ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं स्थितियों में किसी एक देश को इन समस्याओं की मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए वैश्विक ताप वृद्धि, इससे अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा, कमोबेश पूरा मालदीव सागर में समा जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। चूँकि इन समस्याओं की प्रकृति वैश्विक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही इसे हासिल करना मुश्किल हो। अब बात करते हैं खतरे के नए स्रोत की। समझिए दोस्तों, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की जो बदलती प्रकृति है इस पर जोर देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, नीचे के खंड में ऐसे कुछ खतरों की चर्चा करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। दोस्तों समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की अगर बात करें ना तो 1 से ज़्यादा देशों में ये फैला हुआ है, व्याप्त है, और इसमें यह भी बताया है कि इसके निशाने पर ना कई देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग या फिर कह लीजिए कि ऐसा बल के प्रयोग करने की धमकी देकर के बदलना चाहते हैं। जनमानस को आतंकित करने के लिए नागरिकों को निशाना बनाया जाता है और आतंकवाद नागरिकों के असंतोष का इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों या फिर संघर्षों में शामिल अन्य पक्ष के खिलाफ करता है। दोस्तों, आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरणों की बात करें तो जैसे विमान अपहरण या फिर भीड़ भरी जगहों जैसे कि रेलगाड़ी, होटल, बाज़ार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना। कुछ घटनाओं का जिक्र है। सन 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। इस घटना के बाद से दूसरे मुल्क और वहाँ की सरकारें आतंकवाद पर ज़्यादा ध्यान देने लग गई। बहरहाल दोस्तों, आतंकवाद कोई नई परिघटना नहीं है। गुजरे वक्त में आतंकवाद की अधिकांश घटनाएं मध्य पूर्व, यूरोप, लातिनी अमेरिका और दक्षिण एशिया में हुई हैं। अब समझिए, मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया है। हो सकता है हमें ऐसा लगे कि मानवाधिकारों की इससे कहीं ज़्यादा कोटियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन तीनों कोटियों से मानवाधिकार विषयक जो चर्चा है उसकी शुरुआत तो कर ही सकते हैं। पहली कोटि की बात करें तो राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आज़ादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है और अधिकारों की तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता या फिर जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। इस वर्गीकरण को लेकर व्यापक सहमति है दोस्तों की, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि इनमें से किस कोटि के अधिकारों को सार्वभौम मानवाधिकारों की संज्ञा दी जाए या इन अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को क्या करना चाहिए। दोस्तों, 1990 के दशक से कुछ घटनाओं, मसलन रवांडा में जनसंहार, कुवैत पर इराक का हमला और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई सेना के रक्तपात के कारण बहस चल पड़ी है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मानवाधिकारों के हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। अब कुछ का तर्क क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अधिकार देता है, कौन सा, कि वह मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हथियार उठाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं जिनका तर्क ये है कि संभव है ताकतवर देशों के हितों से ये निर्धारित होता हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उल्लंघन के किस मामले में कार्रवाई करेगा और किस में नहीं करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा साथियों, खतरे का एक और स्रोत जो है वो वैश्विक निर्धनता भी तो है। विश्व की जनसंख्या फिलहाल 760 करोड़ है और ये आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक के 1000 करोड़ हो जाएगा। फिलहाल विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि का 50% सिर्फ 6 देशों, जिनमें नाम आता है भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में घटित हो रहा है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ेगी, जबकि इस अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घटेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय और जनसंख्या की कम वृद्धि के कारण जो धनी देश है अथवा सामाजिक समूह को और धनी बनने में मदद मिलती है, जबकि प्रति व्यक्ति निम्न आय और जनसंख्या की तीव्र वृद्धि एक साथ मिलकर गरीब देशों और सामाजिक समूहों को और गरीब बनाते हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर यह असमानता उत्तरी गोलार्ध के देशों को दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अलग करती है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बड़ी है। यहाँ कुछ देशों ने आबादी की रफ्तार को काबू में किया है और आय को बढ़ाने में ये सफल रहे, जबकि बाकी देश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणावर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। 21वीं सदी के शुरुआती समय में इस इलाके के युद्धों में शेष दुनिया की तुलना में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में मौजूद गरीबी के कारण अधिक लोग बेहतर जीवन, खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में, आप कह लीजिए, उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। इससे क्या हुआ? इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून अप्रवासी यानी जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं और शरणार्थी जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या कह लीजिए कि राजनीतिक उत्पीड़न के कारण स्वदेश छोड़ने पर मजबूर होते हैं, इनमें भेद करते हैं। कुल मिला के अप्रवासी में और शरणार्थी में, है ना। सामान्यता अगर बात करें, सामान्यता तो उम्मीद की जाती है कि कोई राज्य शरणार्थियों को स्वीकार करेगा, लेकिन उन्हें अप्रवासियों को स्वीकारने की बाध्यता नहीं होती। ठीक है, अब समझिए, शरणार्थी दोस्तों अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं, जबकि जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही हैं, उन्हें आंतरिक रूप से आप कह लीजिए कि विस्थापित जन कहा जाता है। 1990 के दशक की बात करें तो शुरुआती सालों में हिंसा से बचने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ने वाले यहाँ पर जिक्र आ रहा है कश्मीरी पंडितों का। तो कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण हैं। विश्व का शरणार्थी मानचित्र देखें तो विश्व के संघर्ष मानचित्र से लगभग हूबहू मेल खाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हैं। 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इसके परिणाम से व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध और शरणार्थियों के प्रवास के आपसी रिश्ते पर नज़र डालने से पता चलता है कि सन 1990 के दशक की बात करें तो इसमें कुल 60 जगहों से शरणार्थी प्रवास करने को मजबूर हुए और इसमें 3 को छोड़कर शेष सभी के मूल में सशस्त्र संघर्ष था। दोस्तों, HIV एड्स, बर्ड फ्लू और सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसी महामारियां आप्रवास, व्यवसाय, पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली हैं। इन बीमारियों के फैलाव को रोकने में किसी एक देश की सफलता या कह लीजिए असफलता का प्रभाव दूसरे देशों में होने वाले संक्रमण पर पड़ता है। अनुमान क्या है कि 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें 2/3 लोग अफ्रीका में रहते हैं, जबकि अगर बाकी की बात करें तो शेष के 50% दक्षिण एशिया में।
उत्तरी अमेरिका तथा दूसरे औद्योगिक देशों में उपचार की नई विधियों के कारण 1990 के दशक की बात करें तो उसके उत्तरार्ध में के वर्षों में HIV एड्स से होने वाली मृत्यु की दर में तेज़ी से कमी आई। लेकिन अफ्रीका जैसे गरीब इलाके के लिए ये उपचार कीमत को देखते हुए आकाश कुसुम कहे जाएंगे, जबकि अफ्रीका को ज़्यादा गरीब बनाने में HIV एड्स महत्वपूर्ण घटक साबित हुआ है। एबोला वायरस, हैंटा वायरस और हेपेटाइटिस C जैसी कुछ नई महामारियाँ उभरी हैं जिनके बारे में जानकारी भी कुछ खास नहीं है। TB, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा जैसी पुरानी महामारियों ने औषधि प्रतिरोधक रूप धारण कर लिया है और इससे इनका उपचार कठिन हो गया है। जानवरों में महामारी फैलने के भारी आर्थिक दुष्प्रभाव होते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वर्षों में ब्रिटेन ने मैड काऊ महामारी के भड़क उठने के कारण आप कह लीजिए कि अरबों डॉलर का नुकसान उठाया है और बर्ड फ्लू के कारण कई दक्षिण एशियाई देशों को मुर्ग निर्यात बंद करना पड़ा। ऐसी महामारियाँ क्या बताती हैं कि देशों के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है और राष्ट्रीय सीमाएं अब पहले की तुलना में कम सार्थक रह गई हैं। इन महामारियों का संकेत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने की ज़रूरत है। सुरक्षा की धारणा में विस्तार करने का यह मतलब नहीं है कि हम हर तरह की कष्ट या बीमारी को सुरक्षा विषयक चर्चा के दायरे में शामिल कर सकते हैं। तो फिर क्या है दोस्तों, समझिए, अगर हम ऐसा करते हैं ना तो सुरक्षा की धारणा में संगति नहीं रह जाती। ऐसे में हर चीज़ सुरक्षा का मसला हो सकती है। इसी कारण किसी मसले को सुरक्षा का मसला कहलाने के लिए एक सर्वस्वीकृत न्यूनतम मानक पर खरा उतरना ज़रूरी है। मिसाल के लिए, अगर किसी मसले से संदर्भी यानी राज्य या जनसमूह के अस्तित्व को खतरा हो रहा हो तो उसे सुरक्षा का मसला कहा जा सकता है, चाहे इस खतरे की प्रकृति कुछ भी हो। उदाहरण के लिए देखिए मालदीव वैश्विक ताप वृद्धि से खतरा मालदीव में हो सकता है क्योंकि समुद्र तल के ऊंचा उठने से इसका ज़्यादातर हिस्सा डूब जाएगा, जबकि दक्षिणी अफ्रीकी देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा है क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्ति में एक इस रोग। बोत्सवाना की हालत की बात करें तो सबसे बदतर है, वहाँ 3 में से 1 व्यक्ति HIV एड्स पीड़ित है। 1994 में रवांडा की एक तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडरा है क्योंकि प्रतिद्वंदी हुतू जनजाति ने कुछ ही हफ्तों में लगभग 5 लाख लुत्सी लोगों को मार डाला। इससे पता चलता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा भी सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के समान स्थानीय संदर्भों के अनुकूल परिवर्तनशील है। अब ये चर्चा करने के बाद हम आ जाते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा पर। समझिए, हमने क्या देखा कि सुरक्षा पर मंडराते इन अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष की नहीं बल्कि आपसी सहयोग की ज़रूरत है ना दोस्तों। आतंकवाद से लड़ने या फिर मानवाधिकारों को बहाल करने में भले ही सैन्य बल की कोई भूमिका हो, और यहाँ भी सैन्य बल एक सीमा तक ही कारगर हो सकता है, लेकिन गरीबी मिटाने, तेल और बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, अप्रवासियों और शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन तथा महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल से क्या मदद मिलेगी, ये कहना मुश्किल है। वस्तुतः ऐसे अधिकांश मामलों में सैन्य बल के प्रयोग से मामला और बिगड़ जाएगा। दोस्तों, ज़्यादातर प्रभावी तो यही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार की जाएं। सहयोग द्विपक्षीय यानी 2 देशों के बीच, क्षेत्रीय, महादेशीय या फिर वैश्विक स्तर का हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि खतरे की प्रकृति क्या है और विभिन्न देश इससे निपटने के लिए कितने इच्छुक और सक्षम हैं। सहयोग मूलक सुरक्षा में विभिन्न देशों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, स्वयंसेवी संगठन, एमनेस्ट्री इंटरनेशनल, रेड क्रॉस, निजी संगठन तथा दानदाता संस्थाएं, चर्च और धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक और विकास संगठन, व्यावसायिक संगठन और निगम तथा जानी मानी हस्तियां जैसे नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा शामिल हो सकती हैं। समझिएगा, सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उन सरकारों से निपटने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है जो अपनी ही जनता को मार रही हो।
अथवा गरीबी, महामारी और प्रलयंकारी घटनाओं की मार झेल रही जनता के दुख दर्द की उपेक्षा कर रही हो। ऐसी स्थिति में सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा का जोर होगा कि बल प्रयोग सामूहिक स्वीकृति से और सामूहिक रूप से किया जाए, न कि कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और स्वयंसेवी संगठनों समेत अन्य की मर्जी पर कान दिए बगैर बल प्रयोग का रास्ता अख्तियार करे। अब हम समझते हैं भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। भारत को पारंपरिक यानी सैन्य और आप समझिए कि अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा है ना। ये खतरे सीमा के अंदर से भी उभरे और बाहर से भी। बिल्कुल सही लिखा है। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। आप कहेंगे कौन से हैं सर, तो सुनिए। और अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हेरफेर से सुरक्षा की रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, सुरक्षा नीति के अगर हम पहले घटक की बात करें ना, तो पहला घटक रहा सैन्य क्षमता को मजबूत करना। आप पूछेंगे क्यों, तो सुनिए, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1947 से 48, 1965, 1971 और 1999 में, और चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया। समझिएगा, दक्षिण एशियाई इलाके में भारत के चारों तरफ परमाणु हथियारों से लैस देश भी हैं, है ना। अब ऐसे में भारत के परमाणु परीक्षण करने के फैसले 1998 में जो लिया गया, इसको उचित ठहराते हुए भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का तर्क दिया था। दोस्तों, भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, मैं आपको बता दूं 1974 में। भारत की सुरक्षा नीति का दूसरा घटक क्या है? अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता और विउपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन और निरस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतिम पंच मानने पर जोर दिया। भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में एक सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलाने की पहलकदमी की, जिसमें हर देश को सामूहिक संहार के हथियारों, परमाणु, जैविक, रासायनिक से संबद्ध बराबर के अधिकार और दायित्व हों। दोस्तों, भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई, और सबसे बड़ी बात यह कि 2 महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग उसने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का तीसरा विकल्प सामने रखा। दोस्तों, भारत उन 160 देशों में भी शामिल है जिन्होंने 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल में वैश्विक ताप वृद्धि पर काबू रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के संबंध में दिशा निर्देश बताए गए। सहयोग मूलक सुरक्षा की पहलकदमियों के समर्थन में भारत ने अपनी सेना संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के मिशनों में भेजी। दोस्तों, भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से अलगाने की कोशिश की। भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है। दोस्तों, यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय और जन समूहों को अगर बात करें तो अपनी शिकायतों को खुलकर रखने और सत्ता में भागीदारी करने का मौका यानी अवसर देती है। आखिर में दोस्तों, एक बात यह कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निजात मिले, है ना, तथा आप समझिए कि नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज़्यादा न हो। ये प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हुए, लेकिन हमारा देश अब भी गरीब है और असमानताएं मौजूद हैं। फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति से ऐसे अवसर उपलब्ध हैं कि गरीबी और वंचित नागरिक अपनी आवाज़ उठा सके। लोकतांत्रिक रीति से निर्वाचित सरकार के ऊपर दबाव होता है कि वह आर्थिक समृद्धि को मानवीय विकास का सहगामी बनाए। इस प्रकार दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, लोकतांत्रिक शासन जनता को ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का साधन भी तो है। इस संदर्भ में भारतीय लोकतंत्र की सफलता और असफलताओं के बारे में हम एक और किताब में विस्तार से पढ़ेंगे। ये किताब स्वातंत्रोत्तर भारत की राजनीति पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है?
स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीति पर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय बखूबी समझ में आया होगा, है ना, और पसंद भी आया होगा, और इस अध्याय ने आपके ज्ञान में इजाफा भी किया होगा। अगर ऐसा है तो आपसे ये अपेक्षा है, मेरी आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों, सहपाठियों और परिजनों के साथ। क्यों? ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाए इस जानकारी को, इस अध्याय को। बाकी आपसे पुनः जल्द ही मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।